सो हेलो फ्रेंड, चलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा यूनिट 7 का थर्ड पार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी से। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है और ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को सबमिट करती है। इसका जो मतलब इलेक्शन होता है, जिसमें कमेटी के जो सदस्य होते चुने जाते हैं, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसके माध्यम से चुना जाता है। एस्टिमेट कमेटी, ये भी 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर जो सभी लोकसभा से आते हैं। और ये बजट एस्टिमेट्स को एग्जामिन करती है और जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसे भी चेक करती है। पीयूसी यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। और ये गवर्नमेंटल जो अंडरटेकिंग होती हैं उनको चेक करने का काम करती है। और नेक्स्ट है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। इसे 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और तो इसमें टोटल 25 मेंबर होते हैं। 25 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और ये जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर होते हैं उनके जो वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं और जो अश्योरेंस देते हैं, उनको चेक करने का काम करती है। कमेटी ऑन पिटीशन, इसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से सेपरेटली इलेक्ट होते हैं। और ये बिल और जो जर्नल मैटर होता है उनके बारे में स्टडी करने का काम करती है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, तो प्रिविलेज की जो कमेटी होती है उसमें 15 और 10, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उनकी ब्रीच को ये चेक करती है। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, तो इसमें 15 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा से आते हैं। रूल्स कमेटी, इसमें 15 और 10, तो 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से मेंबर आते हैं। और ये रूल्स ऑफ हाउस को चेक करने का काम करती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसे 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें भी 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ये हाउस के बिजनेस को चेक करने का काम करती है। चलिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं जो अभी तक आए हैं। तो 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है और इसमें जो इसकी थीम थी, क्या थी? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, इस पर क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो इस मतलब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 368 के अंतर्गत है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की पावर इंक्लूडेड है। जो कि फंडामेंटल राइट कहाँ पर मेंशन है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो 1960 में बेरोबारी यूनियन केस आता है। तो इसमें बेरोबारी यूनियन से रिलेटेड केस था जो आर्टिकल 3 से एसोसिएटेड था। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड आर्टिकल 3 इन डिटेल एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ अंडर दिस आर्टिकल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट नेहरू नून एग्रीमेंट। तो 1960 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, जिसके माध्यम से हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ बेरीबारी यूनियन गिवन टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को आधी जो बेरीबारी यूनियन की टेरिटरी देना था, उसमें जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने आर्टिकल 3 का सहारा लेके अमेंडमेंट किया, जिसके माध्यम से सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है
कि पार्लियामेंट है वो नेहरू नून पैक्ट को है ना एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये बेरी बारी यूनियन का मतलब इसमें अमेंडमेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू गिव अवे एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो अगर गवर्नमेंट को भारत की कोई भी टेरिटरी किसी अन्य देश को देनी है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए किसी भी देश को अपनी टेरिटरी देने का अधिकार नहीं। 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस होता है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड था और इसमें क्वेश्चन था कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सके या कि उसको रोक सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी तब तक फंडामेंटल राइट ही था जिसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में लीगल राइट बना दिया गया था और ये 301 के अंतर्गत अब आ गया है। तो तब तक तो ये फंडामेंटल राइट था। इस प्रकार संगरी प्रसाद केस में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं। 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। तो ये जो जजमेंट था फाइनल जजमेंट 7-6 से पास हुआ था और टोटल 13 जजेस की बेंच बनी थी और इस है ना केशवानंद भारती केस के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है, तो अब बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बिकम द बेसिस फ्रॉम 1973 onward in Indian law by which judiciary can strike down any amendment passed by parliament that violates the basic structure of the constitution। तो 1973 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये आधार बन गया जिसके बेसिस पर जुडिशरी किसी भी एक्ट को नल एंड वाइड घोषित कर सकती है अगर वह जो है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाता है। तो इसी संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने 99th जो अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसको ये कह के नल एंड वाइड घोषित कर दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट के काइंड ऑफ पावर को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। जो कि ये 99 अमेंडमेंट एक्ट ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। 1975 में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस आता है। तो इसमें इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस प्रमुख मुद्दा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि जो इंदिरा गांधी हैं वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की गिल्टी हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें मतलब हाई कोर्ट इसमें बोलता है कि जो इलेक्शन है रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें नल एंड वाइड घोषित किया जाता है और इसके साथ ही इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वो वेरियस ग्राउंड बताता है जिसके आधार पर किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये चलिए 1975 में ही इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस होता है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर और इलेक्शन से रिलेटेड क्या नॉर्म्स थे इसको देखते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज अप्लाइड एंड स्ट्रिक डाउन द अमेंडमेंट इन द वर्डिक्ट। तो ये एक पहला केस था जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया था और इसने जो अमेंडमेंट हुआ था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो क्या कौन से अमेंडमेंट को जो 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था जहाँ पर है ना मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट थे और
वो उनको अरेस्ट कर दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। और यह पाया गया कि ये अमेंडमेंट जो है तो सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है और जो जुडिशियल रिव्यू है उसको भी वायलेट करता है, जो कि है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसमें जो आर्टिकल जो ये 39 अमेंडमेंट था, ये बेसिकली ये था कि इसमें है ना कोर्ट्स को इलेक्शन में क्या गड़बड़ी हुई है, क्या कुछ हुआ है, उसको इलेक्शन से रिलेटेड केस को देखने से काइंड ऑफ डिबार कर दिया गया था कि अब कोर्ट्स उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अमेंडमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उन्हें या तो वो अब्सेंट थे या उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। और ये काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय करता है ये अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू को, और जुडिशियल रिव्यू को जो है तो ना हानि पहुंचाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। तो इस केस की कोर थीम थी पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो पर्सनल लिबर्टी पर इसमें क्वेश्चन था, जो कि आर्टिकल 21 में दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स verdict दैट द टर्म पर्सनल लिबर्टी हैज अ वाइड implication and constitute a variety of rights which constitute the personal liberty of a man। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था, जो पर्सनल लिबर्टी है वो इसके वाइड मतलब बृहद इसका मीनिंग है, और ये बहुत सारे राइट्स को अपने अंदर समाये हुए है। तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है वो इस केस में हाईलाइट हुआ था। तो ये अभी तक जो मेनका गांधी केस के पहले तक सुप्रीम कोर्ट एक जो डॉक्ट्रिन है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ उसको फॉलो कर रही थी। ये काइंड ऑफ ब्रिटेन से लिया हुआ एक है ना प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से अगर कोई लॉ है ना लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया गया है तो उसे है ना कोर्ट वैलिड करार देंगे। लेकिन सुप्रीम को जो यूएसए है वहाँ पर एक और दूसरा जो है तो जो यूएसए है वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लगता है। इसका मतलब है कि भले ही कोई भी लॉ लीगल प्रोसेस को जो है उसके माध्यम से बनाया गया है, लेकिन अगर वो लॉ अपने आप में गलत है, पर्सनल लिबर्टी को छीनता है, या कि वो लॉ ही अपने आप में अगर सब्सटेंटिव नहीं है, तो उसे नल एंड वाइड कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। तो इस केस में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सहारा लिया, और मेनका गांधी को जो बेसिकली वो बाहर जाना चाह रही थी, विदेश जाना चाह रही थी, तो उनको उनका पासपोर्ट जो उस समय की जनता गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो उनको अलाउ किया गया कि वो है ना राइट टू गो अब्रॉड, ये फंडामेंटल राइट है और उनको नहीं छीना जा सकता है, वो बाहर जा सकती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ से मान्यता दे दी थी। 1980 में नरमा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। तो इस केस के माध्यम से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में एक बैलेंस बनाने का कोशिश की जाती है। ये केस भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। तो इस केस के माध्यम से फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उसमें हार्मनी और बैलेंस को हाईलाइट किया गया था। 1981 में बोमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। तो इसमें डेट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के एप्लीकेशन, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जो एप्लीकेशन की डेट होगी उसको मेंशन किया गया है। तो बोमन राव केस वर्डिक मेड अप्रैल 24th 1973, that is the date of Keswanand Bharti case judgment, as the date from which the court will examine the cases and apply doctrine of basic structure to it। तो अप्रैल 24 अप्रैल 1973 इसी दिन केशवानंद भारती जजमेंट आया था, और यही डेट कट ऑफ डेट रखी गई जहाँ से कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेंगी और इसके माध्यम से अपने जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करेंगी। और जो
अप्रैल अप्रैल 24 अप्रैल तो है ना 1973 के पहले के जो केसेस हैं उन पर ये जो है तो लागू नहीं होगा। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 1985 में शाह बानो बेगम केस आता है, तो इसमें राइट टू एलिमनी मतलब एक महत्वपूर्ण कोर थीम थी। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में जो इसमें जो गुजारा भत्ता दिया जाता है जब एक औरत को जो है तो डिवोर्स दिया जाता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका एक अलग से प्रोविज़न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया था कि मुस्लिम में भी ऐसा होना चाहिए। इसे बाद में अमेंडमेंट के द्वारा बदल दिया गया था। 1986 में लैंडमार्क केस आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि एक पीआईएल थी एमसी मेहता द्वारा 1986 में लगाई गई थी, जिसके माध्यम से आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाने की बात की गई थी। और ये कहा तो जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू हेल्थ और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का भी राइट आता है। जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसके अंतर्गत राइट टू हेल्दी और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का भी राइट इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1986 में आया था उस पर ये वर्डिक्ट दिया था। 1992 में इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। ये रिजर्वेशन पर लड़ा हुआ केस था। इसमें रूल ऑफ लॉ की चर्चा की गई थी और ये कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है वो ओवरऑल 50% की जो लिमिट एक पुट कर दी गई थी रिजर्वेशन पर, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि कास्ट कुड बी अ फैक्टर फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस। तो सुप्रीम कोर्ट ये मान्यता देता है कि कास्ट बैकवर्ड क्लासेस को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिस हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। 1993 में कियोतो होलोहान वर्सेज डचिलहू केस आता है। इसमें रोल ऑफ स्पीकर और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा की गई थी। तो फ्री और फेयर इलेक्शन इसका महत्वपूर्ण इसमें मतलब बात थी और सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्ट्रक्चर को इसमें इन्वोक किया गया था। इसके माध्यम से इसमें बात की गई थी। 1994 में एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था, जहाँ पर फेडरलिज्म पर चर्चा की गई थी। तो आर्टिकल 1956 के तहत इसमें था कि दिस वर्डिक्ट पुट्स एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्री डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 बाई गिविंग आउट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रेसिडेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आर्बिट्रली मनमाने तरीके से डिसमिसल किया जाता था, उसको इस प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, है ना। तो प्रेसिडेंट रूल और इस प्रकार से उसने प्रेसिडेंट रूल पर जो है तो काइंड ऑफ रोक लगाने का प्रयास किया। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो इस जजमेंट में ये बताया गया कि जो प्रेसिडेंट की पावर है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी चेक लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो अपनी मेजोरिटी उसके पास नहीं है तो इसका टेस्ट लोकसभा में होना चाहिए, गवर्नर के हाउस में नहीं होना चाहिए। ये मतलब फ्लोर में मतलब होना चाहिए, जो कि हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर होना चाहिए, ना कि गवर्नर के घर में। तो ये थोड़ा सा इसमें बात की गई थी। 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस आता है। तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड था वर्क प्लेस पर। तो विशाखा एंड अदर वुमेन ग्रुप फाइल्ड अ PIL अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स फॉर वर्किंग वुमेन अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21। तो विशाखा और अदर वुमेन ग्रुप्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में, है ना, एक PIL फाइल की, जिसके माध्यम से स्टेट ऑफ राजस्थान को ये कहा गया कि वो जो है ना आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत जो वर्किंग वुमेन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करे। दिस केस रिजल्टेड इन विशाखा गाइडलाइंस अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो इसके माध्यम से जो है ना 1997 में विशाखा
गाइडलाइंस आती हैं जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड हैं वर्क प्लेस पर। 2006 में कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। तो इसमें ये केस था डोमिसाइल और सीक्रेसी फैक्टर इन इलेक्शन से रिलेटेड था। इसमें डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया गया था। 2007 में IR क्यूहोलो केस होता है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये इसको फेमसली 9th शेड्यूल केस के नाम से जाना जाता है। तो द कोर्ट गेव द वर्डिक्ट दैट द इंडियन जुडिशरी हैज़ राइट टू रिव्यू एनी लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि भारत की जो जुडिशरी है उसके पास ये काइंड ऑफ अधिकार है कि वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकती है जो जो है ना, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर रहा है, एज इंडिकेटेड इन फंडामेंटल राइट इवन इफ दे हैव बीन पुट इन 9th शेड्यूल। तो भले ही कोई भी लॉ चाहे वह 9th शेड्यूल में पुट कर दिया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो उसको रिव्यू कर सकती हैं, जैसा कि फंडामेंटल राइट में बताया गया। इसमें इस केस से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता है। इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसके काइंड ऑफ इसेंस के रूप में इसको देखा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को भी यहाँ पर इन्वोक किया गया था। 2013 में नोटा जजमेंट आता है। तो इसमें जो उसकी कोर थीम थी वो थी राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में रिजेक्ट करने से रिलेटेड ये केस था कि हाँ 2013 में सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वोटिंग फॉर कंट्रीज इलेक्टोरेट। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निगेटिव वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब और इस वर्डिक्ट के बाद वोटर्स हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट वोटिंग फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स इफ़ दे डोंट फाइंड एनी ऑफ द कैंडिडेट्स वर्दी इन द बैलेट। तो इस वर्डिक्ट के माध्यम से वोटर्स को ये ऑप्शन दिया गया कि वो नोटा नन ऑफ द एबव को चुन सकते हैं, मतलब किसी भी कैंडिडेट को वो ना चुनना भी उनकी एक चॉइस होगी। अगर वो किसी भी कैंडिडेट को ना वर्दी नहीं पाते हैं, लायक नहीं मानते हैं, तो वो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपने नोटा को यूज कर सकते हैं। 2014 में निर्भया केस आता है। तो ये जो रिफॉर्म लॉज थे, एंटी रेप लॉज थे, उन पर रिफॉर्म की बात करता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड डिफिनीशन ऑफ रेप अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसमें जो है तो क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया और जो रेप की डिफिनेशन है उसको इंदाज किया गया, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में दी गई है। तो पहले क्या होता था कि जो एक एडल्ट होता था उसको उसकी जो एज थी वो 18 वर्ष के बाद मानी जाती थी, लेकिन इस केस में जब अमेंडमेंट हुआ तो अब अगर कोई व्यक्ति 16 से 18 के बीच में भी है तब भी उसे एडल्ट कंसिडर किया जाएगा। अंडर दिस चेंज न्यू ऑफेंसेस सच एज स्टॉकिंग, एसिड अटैक एंड वायरिज्म वर एडेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ रेप। तो इस चेंज के माध्यम से जो स्टॉकिंग जैसे किसी लड़की का पीछा करना, एसिड अटैक है ना, वायरिज्म मतलब किसी भी व्यक्ति का है ना, स्पेशली औरत का उसकी जानकारी से काइंड ऑफ सीक्रेटली वीडियो बनाना, ये वायरिज्म के अंतर्गत आता है। तो इन सब चीज़ों को भी रेप के डिफिनीशन के अंतर्गत रखा जाने लगा। इवन द थ्रेट ऑफ रेप इज नॉट नाउ अ क्राइम एंड द पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर द सेम। तो अब अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी औरत को, किसी महिला को रेप का थ्रेट भी दे दिया कि हम मतलब आपने भय फैलाया कि ऐसा हम कर सकते हैं, वो भी एक क्राइम माना जाएगा और उसे उसकी सज़ा मिलेगी जो व्यक्ति ऐसा करेगा। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 इज आल्सो पॉपुलरली रिफर टू एज एंटी रेप एक्ट। तो जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का, उसे एंटी रेप एक्ट के नाम से है ना रिफ़र किया जाता है, जाना जाता है। द मिनिमम सेंटेंस वाज चेंज फ्रॉम 7 ईयर टू 10 ईयर कंसिडरिंग द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेप केसेस। तो भारत में बढ़ रही रेप की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो मिनिमम सेंटेंस थी, जो मिनिमम सज़ा थी रेप के केसेस के लिए, उसको 7 वर्ष से बढ़ा के 10 वर्ष कर दी गई थी मिनिमम। 2014 में एक लैंडमार्क केस आता है, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल
21 टू है ना आर्टिकल 226 एंड 227 इस पर इसको काइंड ऑफ ये जजमेंट दिया गया था। 2017 में सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, तो ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक में, जो कि 3-2 से वर्डिक दिया गया था, ट्रिपल तलाक को, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, तत्काल जो तलाक दे दी जाती है, तलाक से तलाक हो जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। 2017 में पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है, ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। तो नवंबर 2012 में जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें उन्होंने आधार की, जो आधार एक्ट था, उसकी वैलिडिटी को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया, इस आधार पर कि ये फंडामेंटल जो है ना राइट है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी को ये वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट्स। तो इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल है ना राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और जो राइट टू प्राइवेसी है, अब आर्टिकल 21A के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। तो अब राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है। 2017 में के है ना पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के माध्यम से इसे बनाया गया था। 2018 में नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। तो ये सेक्शन 377 को रिपील करने के से रिलेटेड था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्रिमिनलाइज्ड ऑल कंसेंसुअल सेक्स एमंग एडल्ट इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स। तो जो दो एडल्ट के बीच में है ना किसी भी प्रकार का है ना अपनी कंसेंट से, सहमति से सेक्स होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि ये अब क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। तो इसके माध्यम से एडल्टरी को भी, जो एडल्टरी होती थी, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो होमोसेक्सुअल सेक्स, जो दो समान काइंड ऑफ जेंडर के व्यक्तियों के बीच जो सेक्स होता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वो कंसेंसुअल है, तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। मतलब अब वो एक क्राइम नहीं रह गया था। और ये जो LGBTQ कम्युनिटी है भारत में, उनके राइट के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन कहा जा सकता है। उनको राइट देने के लिए, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट उनको इंश्योर करने के लिए इस पार्टी को मतलब लैंडमार्क डिसीजन कहा जा सकता है। 2019 में एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास केस होता है। तो ये अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो कि 2.77 एकड़ का है, ये एक ट्रस्ट को देना चाहिए, और ये ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएट किया जाएगी, जो राम जन्मभूमि टेम्पल जो बनने वाली है, उसको बनाने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी है ना ऑर्डर दिया कि एक अल्टरनेटिव जगह पर 5 एकड़ ज़मीन है ना दूसरे प्लेस पर, जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसे भी दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो जो डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद है, उसको दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकें। 2022 में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। तो ये 10% जो रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के लोगों को दिया गया था, उससे रिलेटेड था। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2000 है ना 103rd जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जजमेंट 3-2 की रेशियो से आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 103, और जो रिजर्वेशन EWS रिजर्वेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। चलिए थोड़ा सा इसमें पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो वेरियस कमेटी हैं, उनको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आती है। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, नेहरू गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था। इसका पर्पज़ क्या था? तो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
उस समय की नेहरू गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे थे, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थी, उसको एग्जामिन करने के लिए ये काइंड ऑफ कमेटी बनाई गई थी। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? इसने 3 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज किया कि एक यूनियन होगा, दूसरा स्टेट, और तीसरा लोकल लेवल पर पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, तो इसे जनता गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया था, और ये दो स्ट्रक्चर की बात करती है ना। तो इसमें दो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगी और मंडल पंचायत होंगी। तो इसमें केवल 2 स्ट्रक्चर होंगे लोकल गवर्नमेंट के। लेकिन जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उस पर जो लोकल गवर्नमेंट के 3 स्ट्रक्चर की बात की गई थी। इसमें टोटल 132 रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसके माध्यम से जो पंचायती राज सिस्टम है उसको रिवाइव किया जा सके, और उसके है ना, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो अशोक मेहता रिकमेंडेशन के माध्यम से मंडल पंचायत का कॉन्सेप्ट आता है। 1978 में दंतवाला कमेटी आती है। दंतवाला कमेटी ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात करती है। 1982 में हनुमंता राव कमेटी आती है, जिसे प्लानिंग कमीशन द्वारा अपॉइंट किया गया था, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात करती है। 1985 में जी वी के राव कमेटी आती है, इसे भी प्लानिंग कमीशन द्वारा अपॉइंट किया गया था, और इसका पर्पज क्या था? रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना, और जो पावर्टी को ख़त्म करने के जो प्रोग्राम हैं उन पर फोकस करना। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी कि जिला को एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन समझा जाना चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसे जो है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाना चाहिए। 1986 में लम सिंघवी कमेटी आती है, इसे राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट किया गया था, और इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फिर से बहाल करने का रिकमेंडेशन दी थी, और इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात भी कही थी। 1988 में थंगन कमेटी आती है, तो पी के थंगन टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो जो पी के थंगन कमेटी थी, वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना चाहती थी, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा सके। 1988 में गाडगिल कमेटी आती है, इसे कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये 3 स्ट्रक्चर की बात करती है लोकल गवर्नमेंट पर। तो एक होगा थिएटर विलेज, दूसरा ब्लॉक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। वर्तमान में यही सिस्टम काइंड ऑफ लागू। और इसने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी जो टर्म है उसको, उनकी जो कार्यकाल है उसे 5 साल के लिए घोषित किया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन एक्ट आता है, और इसके जो मेन आउटकम क्या क्या थे? तो ये एक ग्राम सभा को इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न देता है, और 3 स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर एक स्ट्रक्चर होगा, दूसरा ब्लॉक लेवल पर होगा, और तीसरा विलेज लेवल पर होगा। और इसने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी। लगभग सभी पोस्ट जो होंगी पंचायत में वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनी जाएंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल, जो चेयरमैन की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस पर एक्सेप्शन है कि उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन कर सकती है कि ये काइंड ऑफ इलेक्टेड भी हो सकती है, और जो वेरियस मेंबर हैं, जो सदस्य होंगे, वो चुनेंगे। चेयरमैन एट ब्लॉक लेवल शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जो ब्लॉक लेवल पर जो चेयरमैन होगा उसे इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया जाएगा। मतलब बहुत सारे जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो
चेयरमैन को चुनेंगे। रिजर्वेशन, तो इसमें कुछ मैंडेटरी रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो SC/STs के लिए उनकी पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन देना ये मैंडेटरी था। साथ ही साथ वुमेन के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व करने की बात की गई थी। लेकिन जो OBC का रिजर्वेशन है उसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया था, इसे वॉलंटरी था। मतलब ये सरकार की इच्छा पर आधारित था, सरकार चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो ना दे। और स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करती है आर्टिकल 243K के माध्यम से, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि 5 साल के लिए बनाया जाएगा, और ये 243I। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पंचायत का कार्यकाल होगा 5 साल का होगा, और अगर इसे मतलब अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले डिजॉल्व कर दिया गया तो इसके इलेक्शन 6 महीने के भीतर कराए जाने चाहिए। और जब इसके इलेक्शन होंगे तो ये जो है, तो मान लीजिए कोई 1 साल हुआ और कोई पंचायत डिजॉल्व हो गई, तो उसके इलेक्शन हुए 6 महीने के भीतर, तो टोटल मान लीजिए 2 साल खत्म हुए। लेकिन जब उसका कार्यकाल शुरू होगा तो केवल 3 साल के लिए होगा, वो पूरे 5 साल कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं पंचायत से रिलेटेड क्या क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये अक्सर आते हैं। तो 243 जो आर्टिकल है उसमें डिफिनीसन दी गई है। 243 में डिफिनीसन है। 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B में पंचायत को कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। 243D में जो रिजर्वेशन की बात की गई है कि किस प्रकार से किसको किसको और कितनी सीटें रिजर्व की जाएंगी। ई में ड्यूरेशन की बात की गई है कि जो कार्यकाल कितना होगा पंचायत का। जी में जो है तो पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की क्या होगी उसके बारे में चर्चा की गई है। जो 243 है उसमें टैक्स इम्पोज करने की पावर दी गई है पंचायत को। 243K में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने का प्रावधान है। 243K में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एप्लीकेशन है उसे यूनियन टेरेटरी में है, यूनियन टेरेटरी में कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। और 243M में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, तो 243M में कुछ ऐसे क्षेत्रों की चर्चा की गई है जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं लागू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये लागू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नियम लागू नहीं होते हैं। उनके लिए एक नया मतलब प्रोविजन लाया गया था, पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में ये आया था, स्पेशल एरियाज़ के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ होंगे। चलिए म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। तो इनका जो मेंशन है आर्टिकल 243P से 243 ZG तक है। तो आर्टिकल 243Q म्यूनसिपाल्टीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 243S वार्ड कमेटी के बारे में बात करता है। T रिजर्वेशन की बात करता है म्यूनसिपाल्टीज़ में। U कार्यकाल की बात करता है, म्यूनसिपाल्टीज़ की कार्यकाल क्या होगा। W ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है पंचायती म्यूनसिपाल्टीज़ की। X ये टैक्स इम्पोज करने की पावर देता है म्यूनसिपाल्टीज़ को। Y फाइनेंस की बात करता है। और जो Z है आर्टिकल 243J ये ऑडिट्स, जो अकाउंट है उनके ऑडिट्स की बात करता है। आर्टिकल 243 ZD ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है। और आर्टिकल 243 ZE ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करता है। तो उस महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, इनको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए और यहाँ से हम अपना यूनिट 7 का रिवीजन समाप्त कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले यूनिट में, और 1 से 2 दिन में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे आपके पास कम से कम 1-2 दिन बचे इसको पूरा रिवीजन करने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, इनको अगर आप पढ़ लिए तो मतलब बहुत अच्छी नोट्स हैं। आप
जब पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।